हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा। आज हम लोग लेकर के आए हैं एक मैथ का चैप्टर्स जो बहुत ही यूनिक चैप्टर है। अगर आप सीटेट यूपी टेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो निश्चित है इस चैप्टर से आपके एक या दो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी क्रम में शुरू करते हैं। एक छोटा सा चैप्टर लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। दोस्तों देखिए, इंग्लिश में इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर, ये दो चीज़ देखिए इसमें आ रहा है। एक मल्टीपल है और एक फैक्टर है। तो ये देखते हैं मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल क्या होता है। इसको मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, मल्टीपल भी बोलते हैं। हिंदी में इसको गुणक बोलते हैं, गुणक या गुणज, या इसको हम अपवर्त्य भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, अपवर्त्य। मल्टीपल क्या होता है, यानी किसी भी संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 का मल्टीप्लाई अगर हम करके लिखते हैं तो वो उसका मल्टीपल कहलाता है। यानी जितना हम लोग टेबल लिखते हैं वही उसका मल्टीपल होता है। मान लीजिए 3 का मल्टीपल कह दिया जाए या 3 का गुणक कहा जाए, गुणज, यहाँ ज कर लीजिए, गुणक या गुणज। तो आप देखेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और इस तरीके से आप करते जाएंगे और ये इसका गुणज हो जाएगा। किसी भी संख्या का आपको गुणज निकालना है, यही इसका मल्टीपल होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, मल्टीपल यानी अपवर्त। तो किसी भी संख्या का जो अपवर्त होता है, जो सबसे छोटा अपवर्त है, वह संख्या स्वयं होती है। सबसे छोटा अपवर्त वो संख्या स्वयं होती है। लेकिन सबसे बड़ा अपवर्त उसका क्या होगा, यानी सबसे बड़ा गुणज उसका क्या होगा, ये बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब हमें सबसे बड़ी संख्या पहले से ही नहीं पता है कि आप होल नंबर आप पढ़े हुए हैं और बिगेस्ट होल नंबर क्या है ये नहीं पता, वो इनफाइनाइट होता, अनंत होता है। तो इसलिए अगर हमें फाइनल नंबर नहीं पता है तो हम फाइनल गुणज भी किसी संख्या का नहीं निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा मल्टीपल। हमें यहाँ यही देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अभी हम लोग निकालेंगे कि मल्टीपल क्या होता है, और वही हमारा लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। लेकिन पहले इसको देखते हैं। दूसरी चीज दोस्तों देखते हैं फैक्टर। फैक्टर जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, या इसी को हम दूसरे शब्द में कहें तो हमारा कहलाता है अपवर्तक। अपवर्तक। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो संख्या हो गई, वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी फैक्टर, किसी भी संख्या का फैक्टर निकालना है तो फैक्टर वो संख्या है जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी अगर हम देखते हैं कि 20 का फैक्टर क्या है, यानी 20 का अपवर्तक क्या होता है या गुणनखंड क्या होता है, तो 20 का फैक्टर हम देखेंगे तो 20 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से आप देखें तो नहीं होगा, लेकिन 4 से हो जाएगा,
5 से हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10 से हो जाएगा और हाईएस्ट आप देखें 20 से हो जाएगा। तो ये जो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 आया, यही इसके क्या है, गुणनखंड है। यानी इसमें से अगर किसी भी संख्या से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो वो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है हमारा अपवर्तक। यानी अपवर्तक क्या हो गया, तो किसी भी संख्या का, यानी वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दे, वह कहलाता है उसका अपवर्तक। अब अपवर्तक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई बड़ी संख्या हो, जैसे ये तो हमने लिख दिया, मान लीजिए लिखा जाए 2240 का अपवर्तक क्या होगा, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। 40 का हम निकालते हैं, 40 का गुणनखंड क्या होगा। तो 40 का गुणनखंड निकालने के लिए देखिए हम यहाँ 40 का एक फैक्टर निकालते हैं डिवाइड करके। 2 से डिवाइड करें 20 हो गया, 2 से किया फिर 10 हो गया, फिर 2 से किए 5 हो गया और 5 से किए 1 हो गया। यानी इसमें एक संख्या आ गई 1, देखिए यहाँ पर मिला आपको। दूसरी संख्या हो गई 2, ये मिला है आपको 2 देखिए कई बार है, उससे हमारा मतलब नहीं है। फिर हमारे पास इसमें है 5, देखिए 5 है। फिर आपके पास है 10 भी हो गया, 20 हो गया और 40 हो गया। यानी 40 के इतने ही अपवर्तक होंगे। तो आप इसमें दो चीज़ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट अपवर्तक है वो है 1 और जो लास्ट अपवर्तक है वो संख्या खुद। तो अपवर्तक जो होता है, यानी अगर सबसे छोटा अपवर्तक देखा जाए, सबसे छोटा अपवर्तक तो वो होता है 1 किसी भी संख्या का। देखिए 20 में भी था तो इसमें भी सबसे छोटा 1 था और सबसे लास्ट में 20 था। तो सबसे छोटा जो अपवर्तक होता है वो होता है 1 और जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है वो होती है वह संख्या स्वयं वह संख्या ही उसकी अपवर्तक हो जाती है। दोस्तों अपवर्तक की संख्या निश्चित होती है, यानी अपवर्तक क्या होता है, निश्चित होता है। अपवर्तक की संख्या निश्चित होती है बट गुणज की संख्या निश्चित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पूरा फाइनल नंबर पता ही नहीं है, लेकिन इसमें हमें पता है कि हाईएस्ट वही नंबर लिखना है जो इस दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दे, इसलिए इसकी संख्या फिक्स होती है जबकि गुणज की संख्या फिक्स नहीं होती है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि हमारा लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? तो लघुत्तम समापवर्त यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो कहलाता है हमारा लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त तो कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, यहां ध्यान देंगे, संख्या से विभाजित हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह कहलाता है हमारा लघुत्तम समापवर्त। अब लघुत्तम समापवर्त हो गया। मान लीजिए कि अगर आपको निकालना है 8, 12 और 20 आप कर दीजिए, 8, 12 और 20 का लघुत्तम समापवर्त। दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में इसको लासापा लिखते हैं, इंग्लिश में इसको हम LCM लिखते हैं। लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो अब हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्त हम कैसे निकालते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए हमारे पास 3 विधि है। पहली विधि में हम निकालते हैं पहली विधि से, जिसको हम कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी हम 8 का गुणनखंड निकाल लेंगे, 12 का गुणनखंड निकालें और 20 का गुणनखंड निकाल लें।
और इसके बाद इस संख्याओं में हम देख रहे हैं कि क्या हमारा कॉमन मिल रहा है। 8 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। हम 12 का निकालें तो 2 दूना 4 तिया 12 होगा, 2 दूना 4 पचे 20 हो गया। अब आप देखिए यहाँ 2 हाईएस्ट कितनी बार आया, 3 बार आया। तो हम यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए, 3 बार है, सबसे ज़्यादा बार यही है। फिर एक बार इसमें 3 है और एक बार इसमें 5 है, सबका हम मल्टीप्लाई करा दें। 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 पंजे 120। दोस्तों 120 ही वो संख्या है जिसमें हम 8 से या 12 से या 20 से हम भाग दें तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 120 है, यहाँ आपने देखा हाईएस्ट को यहाँ लिख रहे हैं आप छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या यूं होता है कि 120 से नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं होगी कि जो 8, 12 और 20 को पूर्णतः विभाजित कर दे, बल्कि 120 से ऊपर यानी 120 से बड़ी बहुत सारी ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो आप 8, 12 और 20 को से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन इससे छोटी कोई संख्या नहीं है। यानी मिनिमम संख्या यही है कि जो आपको 8, 12 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसलिए यही इसका गुणनखंड है, यानी ये इसका आंसर हो गया। दूसरी विधि अगर हम देखते हैं तो दूसरी विधि को हम कहते हैं भाग विधि। भाग विधि, भाग विधि में क्या करते हैं हम, देखिए 8, 12 और 20 इसको आप यूं इस तरीके से लिख दीजिए और आप भाग देना शुरू कर दीजिए। भाग हम सबसे पहले छोटी संख्याओं से ही देते हैं। 2 से हम दे रहे हैं तो 2 से देखिए 8 कट गया, 4 आ गया, 6 12 में भाग दिए, 6 आ गया, 10 में भाग दिए, 20 आ गया। फिर यहाँ देखिए आप 2 से कट सकता है, 2 से 4 में देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब आप एक चीज यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम 2 से डिवाइड एक बार फिर करें तो 1 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। यानी अब आपको दिख रहा है कि 2 2 2 आ गया, यानी एक बार अब 3 से करेंगे और एक बार हम 5 से करेंगे तो ये पूर्णतः कट सकता है, यानी 1 1 आ सकता है। तो यहाँ भी अगर आप देखें लघुत्तम समापवर्तक जो हमारा हुआ वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया और ये भी आ गया हमारा 120। तो इस तरीके से 120 हो गया हमारा 8, 12 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त। एक चीज और देखें, तीसरी विधि जो हमारे पास होती है लघुत्तम समापवर्त निकालने की वो और है। तीसरी विधि भी हम लोग देख लेते हैं यूं ही, अपवर्त विधि है। अपवर्त यानी गुणज विधि। गुणज विधि में क्या होगा कि हम गुणा करके निकालेंगे। तीसरी विधि अपवर्त विधि कहलाती है। अपवर्त विधि मतलब गुणज विधि, यानी 8 का, 12 का और 20 का हम गुणा निकाल लें, यानी संख्याओं का गुणन कर दें। तो एक मिनट दोस्तों, ये देखिए सही से आ नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं। देखिए ये 8 का टेबल हम लिख रहे हैं। ये देखिए हमने एक 8 का गुणज लिखा, इसी तरीके से आप 12 का गुणज लिख दीजिए।
20 का भी देखिए लिखिए इसी तरीके से। आप देखिए अब आप देखिए कह रहा है, क्योंकि हम लघुत्तम पढ़ रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त में सबसे छोटी से छोटी संख्या हमको देखनी है। अब छोटी से छोटी संख्या आप देखिए कि तीनों में, वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों में हो। तो आप देखिए यहाँ 20 यहाँ से स्टार्ट करिए क्योंकि ये कम है, तो 20 देखिए इसमें है लेकिन इन सब में किसी में नहीं है। 40 आप देखिए इसमें है और इसमें है, यानी यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, लेकिन इनमें और कहीं नहीं है। आप 60 को देखिए तो केवल इसमें है, बाकी दोनों में इसमें है 60, ऊपर वाले में 60 कहीं नहीं है। 80 आप देखिए 80 यहाँ है और इसके बाद इसमें है, लेकिन बीच वाले में कहीं नहीं है। 100 आप देखिए इसमें है लेकिन और तीनों में कहीं नहीं है। आप देखिए 120 एक डिजिट आया, 120 देखिए यहाँ भी है, 120 यहाँ भी है और 120 यहाँ भी है। यानी पहली जो छोटी से छोटी संख्या हम लोगों को मिली वो मिली 120 जो तीनों में है। यानी पहली संख्या हमारी है, नीचे से अगर हम जा रहे हैं ऊपर तक तो पहली संख्या 120 है कि जो हमें तीनों में मिल रहा है। तो छोटी से छोटी संख्या हुआ, यानी हमारा एलसीएम हो गया 120। दोस्तों इस विधि को हम कभी अप्लाई नहीं करते हैं, केवल ये जानने के लिए मैंने बता दिया क्योंकि ये बहुत ही लेंदी होता है। मान लीजिए अगर ये डिजिट बहुत बड़ा होता, ये कोई बड़ी संख्या होती और बड़ी संख्या होता तो आपको गुणज निकालना पड़ता, तो बड़ा लंबा गुणज होता। इसलिए हम इस सिस्टम को कभी अप्लाई नहीं करते हैं। सबसे बेस्ट सिस्टम जो होता है, अगर आपका फैक्टर बहुत सही है तो आप फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं, जो बेहद आसान होता है। और दूसरा अगर और आसान तरीका है तो सबसे बेस्ट विधि जो होती है वो भाग विधि हमारी होती है। भाग विधि से आप फटाफट निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और यूं आपका लघुत्तम समापवर्त्य निकल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या होता है हमारा। लघुत्तम आपने पढ़ लिया। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटे बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और कंपटीशन की दृष्टि से हमारे जो यूपी टेट के भाई हैं या सी टेट में हैं तो वो निश्चित जान लें कि ये 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है। अभी आपको हम और इसके सिस्टम से बताएंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक में संबंध क्या होता है, उससे हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है। नाम से आपको कुछ लग रहा होगा, देखिए आप नाम को अगर समझ लेंगे सही से तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है लघु, लघु मतलब होता है छोटा, और ये है महत्तम। महत्तम जो होता है वो होता है मैक्सिमम यानी बड़ा। हिंदी में अगर हम देखें तो ये, इंग्लिश में अगर हम देखें तो लीस्ट है और ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट का मतलब हो गया बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, ध्यान दें दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त में था कि दी गई संख्या से, बट यहां है दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, वो संख्या हमारी कहती है महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम उस संख्या को देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है वो संख्या। तो यहाँ भी वही तीनों सिस्टम यहाँ भी लागू होगा आपका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हम उसी संख्या को लेते हैं जो हमने निकाला था 8, 12 एंड 20 का महत्तम समापवर्तक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मसप बोलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं इस संख्या को सॉल्व करते हैं तो पहली विधि यहाँ भी वही होती है, गुणनखंड विधि यानी फैक्टर सिस्टम जो हमारा है। गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं, यानी 8 का गुणनखंड करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे और 20 का गुणनखंड करेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 2 × 2 × 2 हो गया,
यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, और यहाँ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। अब आप देखिए यहाँ तो संख्या है बड़ी से बड़ी, लेकिन इसमें देखिए उन संख्याओं को आप कॉमन करिए जो दोनों तीनों में हो। तो देखिए एक बार ये 2 आ गया तीनों में है, एक बार और एक 2 आ गया तीनों में है, यानी जो हमारी कॉमन संख्या हुई, कॉमन नंबर जो हुआ वो हुआ 2 इंटू 2। तो जब कॉमन नंबर हमारा 2 हो गया तो यही हमारा हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 2 जा 4, यही हमारा आंसर आ गया। यानी 4 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करेगी, क्योंकि इसके बाद हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, इसलिए यह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। देखने में देखिए आपको छोटा लग रहा होगा, अभी हम लोगों ने लघुत्तम निकाला था तो वो 120 आया था, 120, और यहाँ आ गया ये 4 बहुत छोटा है, जबकि 120 बहुत बड़ा है, लेकिन था इसका उल्टा। यानी ये 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। वहाँ क्या था कि 120 से छोटी और कोई संख्या नहीं हो सकती जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्योंकि 120 के बाद ऐसी बहुत संख्याएं मिलेंगी जो तीनों से पूर्णतः विभाजित होंगी। और यहाँ क्या है कि इससे छोटा तो 1 भी होगा, इससे छोटा 2 भी होगा जो तीनों को विभाजित कर सकता है, लेकिन हाईएस्ट क्या होगा, ओनली 4 ही वो संख्या है जो तीनों को विभाजित करेगी। क्योंकि इसके बाद आप 5 देखेंगे, 6 देखेंगे, तो 5 देखेंगे तो 20 तो विभाजित होगा, 6 से 20 नहीं होगा, 12 होगा, 7 8 में जाएंगे तो केवल 8 होगा, ये तीनों नहीं होंगे, यानी इसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ये महत्तम समापवर्तक हमारा है। दूसरा सिस्टम देखें आप, इसमें भी दूसरा सिस्टम है भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं, 3 संख्या दी गई है तो किसी एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या से पहले हम भाग दे देते हैं। यानी 12 में हमने 8 से भाग दे दिया तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा हमारा 4। ये जो 4 शेष बचा, इसी शेष से यहाँ जो संख्या लिखी गई है 8, इसमें फिर आप भाग दे दीजिए। तो 4 से हो गया 4 2 जा 8। अब देखिए ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 8 और 12 का जो हमारा HCF हुआ वो हुआ 4, लेकिन अभी एक संख्या और बची हुई है 20। तो हम देखते हैं कि क्या 20 भी 4 से विभाजित होगा या नहीं। तो 4 5 जा 20 हो गया, यानी ये पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब कि ये जो 4 है ये तीनों को विभाजित कर सकता है। तो अगर तीनों को विभाजित कर सकता है तो यही हमारा महत्तम समापवर्तक है, और वो हो गया हमारा 4। तीसरा सिस्टम जो हमने अपवर्त सिस्टम बताया था, उसमें वह अपवर्त सिस्टम यहां भी लागू हो सकता है। तीसरा सिस्टम आप देखें, 1 इंटू 8 हो सकता है, 2 इंटू 4 हो सकता है, ये आपके 8 के फैक्टर हो गए, यानी 2 1 2 4 और 8, ये आपका हो गया जो 8 को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। इसी तरीके से आप 12 का निकालिए तो 1 इंटू 12 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, इसके अलावा और नहीं हो सकता। 20 का इसी तरीके से निकालो तो ये 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5 हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अब आप एक ऐसी डिजिट देखिए कॉमन नंबर जो तीनों में हो, तो आप देखिए तीनों में एक कॉमन नंबर आपको मिल रहा है 4 4 4। अब देखिए 2 भी है, आप कहेंगे इसमें 2 भी है, तो निश्चित है कि 2 2 2 है, 1 1 और 1 भी है, लेकिन ये जो कॉमन है उस कॉमन में सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है 4 है। तो यहां आप लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन नंबर। हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है 4, तो जो हमारा HCF हो गया वो हो गया 4। तो इस तरीके से आप देखिए महत्तम समापवर्तक निकाला गया। तो आप 2 विधियों से निकाल सकते, 3 विधियों से आप निकाल सकते हैं।
लेकिन सबसे जो बेस्ट विधि है महत्तम समापवर्तक निकालने की वो है फैक्टर सिस्टम। आप फैक्टर सिस्टम से निकालें या भाग सिस्टम से निकालें, दोनों बहुत आसान होती है। तीसरा सिस्टम मैंने लघुत्तम समापवर्त निकालने में भी बोला कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, यहाँ भी वही हाल है। तो आप दो सिस्टम को फॉलो करेंगे, एक हो गया भाग विधि और दूसरा हो गया फैक्टर सिस्टम, यानी फैक्टर और डिवीजन, दो मेथड से आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों ये रहा है आपका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालने का सिस्टम। लेकिन अब हम यहाँ देखने को जा रहे हैं कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है, उस संबंधों पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों वही आता है। अब एग्जाम में जो आता है उस बात को तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपके सिंगल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। चूंकि लघुत्तम समापवर्त निकालना हो या महत्तम समापवर्त निकालना हो तो कम से कम दो संख्या का रहना जरूरी है। तो अगर दो संख्या होगी, मान लीजिए कोई संख्या पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, तो कम से कम दो संख्या का रहना जरूरी है। तो दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी फार्मूले पे आपको काम करना है। यानी अगर हम थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखे, संख्याओं को हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर दें और महत्तम समापवर्तक चूंकि एच है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और इसको हम यल से दें तो a इंटू बी इज इक्वल टू एच इंटू यल होता है। अब देखिए इसमें 4 राशियां ऐसी हैं जो नहीं पता आपको, तो इसमें से कोई 3 पता हो तो आपको चौथी पता चल सकती है। इस a और b को हम यूं भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल तो एच इंटू यल यानी महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए हमें एच निकालना है यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है तो निश्चित है ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा यल कर देंगे, यानी इसका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा महत्तम समापवर्तक। इसी तरीके से अगर हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो हम a इंटू बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल और बटा हम h कर देंगे यानी महत्तम समापवर्तक कर देंगे तो ये हमारा संख्या निकल जाएगा। अगर दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या हमको निकालनी है तो अगर हम देखें दूसरी संख्या यानी बी ए जो भी हमें निकालना होता है तो हम लिख सकते हैं h गुणे यल बटा पहली संख्या यानी लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक और बटे पहली संख्या। अगर हम ऐसा करते हैं और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए ये हमारे पास कुछ आपके लिए फार्मूले थे कि जिस पे आप काम करेंगे। तो चलिए अब हम आगे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो आपके यूपी टेट के एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए दोस्तों ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो यूपी टेट 2014 में आया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 है और लघुत्तम समापवर्त 525 है। यदि पहली संख्या 175 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो अब देखिए वहाँ जो उस समय ऑप्शन दिया गया था आपके सामने मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑप्शन ए है 75, बी है 85, सी है आपका 95 और डी है आपका 105। ये आपके सामने ऑप्शन दिया गया था। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन देख के तुक्का मार देना, टिक लग जाना है। अब तुक्का आप मारते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो करना कुछ नहीं है। आपको मैंने बताया a इंटू बी इज इक्वल टू एच इंटू यल। इस फार्मूले पे a एक पहली संख्या है, b दूसरी संख्या हो गई, एच इसमें हो गया महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट और यल हो गया इसमें लघुत्तम समापवर्त। यानी आपको निकालना है दूसरी संख्या तो एच इंटू यल बाई ए कर दीजिए और आप सॉल्व करिए। यानी 35 मल्टीप्लाई 525 और बाई हो गया 175। अब आप देखिए इसको तुरंत सॉल्व करिए।
तो 35 से देखिए आप इसको काटेंगे तो कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करिए तो 105 आ गया, यानी हमारा कितना आंसर आ गया 105, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो आपको देखिए 1 मिनट से भी कम समय लगेगा और आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देंगे कि क्या होगा हमारा। इसी तरीके से देखिए कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं जो यूपी टेट में आए हुए हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और है जो यूपी टेट 2014 में ये भी आया हुआ है। अब यहाँ देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक कितना है 65 m माइनस 117, तो m का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसमें m का वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन आपको दिया गया है 4, 2, 1 और 3। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है 65 और 17 का 117 का 65 और 117 का निकालना है महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्तक, चूंकि ये महत्तम समापवर्तक ही है तो 16 और 117 का महत्तम समापवर्तक हम निकालिए, भाग विधि से निकालिए, बहुत आसान होगा। देखिए इस तरीके से हमने किया, भाग दे दिया, एक बार भाग दिया, यहाँ 65 आ गया, अब इसको घटाइए, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 5। फिर आप 65 में दीजिए, क्या आएगा यहाँ 52 से दीजिए 1 जाएगा, 52 हो गया और यहाँ हो गया 3 और यहाँ हुआ हमारा 1 और 52 में फिर भाग दे दीजिए तो 13 4 जा आ गया 52। देखिए अब यहाँ महत्तम समापवर्तक जो हमारा आ गया वो आ गया देखिए 13। तो अगर 13 महत्तम समापवर्तक आया तो जो क्वेश्चन में दिया गया है ये भी महत्तम समापवर्तक ही है, 65 m माइनस 117 इज इक्वल टू 13। देखिए बराबर हो गया। अब हमें इसमें m का वैल्यू निकालना है तो 65 m इज इक्वल टू 13, ये 117 को इस पार ले आइए तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस था इधर हो गया प्लस, 65 m इसको ऐड करिए दोस्तों तो 0 हो गया, 7 3 10, 1 1 2 1 3 और 1। देखिए तो m इज इक्वल टू हो गया 130 बाई 65 2 जा, यानी m का वैल्यू कितना आ गया 2। तो आप इसका कौन सा ऑप्शन सॉल्व करेंगे, सही हो गया है आपका बी वाले ऑप्शन में देखिए 2 आया, 2 सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो और इस तरीके से आएंगे। तो मैंने आपको एक सिस्टम बता दिया, अब आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका आप एक्सरसाइज करिए, रिवीजन करिए, और जितना बढ़िया आप रिवीजन करेंगे उतना बढ़िया आपको परफेक्शन आएगा। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि रिवीजन कम्स परफेक्शन कम्स बाय रिवीजन, तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना बढ़िया आपके अंदर परफेक्शन होगा और उतने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी बात पे इसी क्रम में हम जो है अब आज इस चैप्टर का द एंड करते हैं। बाकी दोस्तों आप रिवीजन करते रहिए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करते रहें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैप्टर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले एक नए चैप्टर के साथ, और अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे फ्रैक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।